नमस्कार दोस्तों कहते हैं ना कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। किसी ने बड़ी अच्छी लाइनें कही हैं। तो दोस्तों आपका भी संकल्प एक ही होना चाहिए कि 5 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको कोई कितना भी भटकाए कुछ भी करे, लेकिन आपको अपना संकल्प टूटने नहीं देना है और किसी भी कीमत पर हर हाल में आपको 5 दिसंबर को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफल होकर ही दिखाना है। इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, जिनको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम लोग पॉलिटी की इस क्लास में देखेंगे कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या क्या सवाल बनते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको पूरे चैप्टर को पूरे टॉपिक को हम लोग दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि अभी तक प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और इसके कौन कौन से अनुच्छेद और कौन कौन से पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में पूरा जो आपका नीति निर्देशक तत्व है इन सबको आपको पढ़ाया जाएगा, क्विक रिवीजन कराई जाएगी। जीएस का जो हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आपको पॉलिटी के कई सारे लेक्चर वीडियो मिल चुके हैं, जिसमें नागरिकता हो गया, उद्देशिका हो गई, आपके मूल अधिकार, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज की होगी। और नोट्स टेस्ट सीरीज के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग नोट्स के लिए या फिर पीसीएस या आरओ की टेस्ट सीरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर कॉल करके नोट्स लिख करके या सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको नोट्स वाले या सीरीज वाले ग्रुप में ऐड होने के लिए पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, कैसे आपको नोट्स या टेस्ट सीरीज मिल पाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। तो पहला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। पहली बात तो यही, जो हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में आते हैं और इनका जो अनुच्छेद है 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा था कि 12 से 35 तक क्या था, मूल अधिकार थे, और आपका जो है 36 से आपका 51 तक क्या है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और 51 का में क्या आ जाएगा, वहां पर आपका मूल कर्तव्य आ जाएगा। तो मूल कर्तव्य पर आपको एक अलग से लेक्चर मिलेगा। नेक्स्ट है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यानी कि अगर इनका स्रोत पूछा जाए कि डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से इनको समाहित किया गया, वहां से इनको लिया गया है। संविधान में निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब कि इनका मतलब जो निर्देशक तत्व हैं या डीपीएसपी हैं, कोई वर्गीकरण नहीं किया, मतलब कि ये किस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी जो स्थिति है, सिचुएशन है, दशा दिशा है, उसके आधार पर इनको 3 सामान्य श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है, और वो है आपका समाजवाद, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां इसकी आती हैं नीति निर्देशक तत्वों की, जिसमें समाजवाद, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है, जिसमें प्रावधान है कि, यानी जो डीपीएसपी है उनकी प्रकृति कैसी, उनका नेचर कैसा है, तो ये अनुच्छेद 37 में इसका पूरा वर्णन किया गया है। और वो वर्णन इस प्रकार है कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। जिस प्रकार आपने देखा था कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके शरण ले सकते हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए स्पेशली 5 रिटें जारी करता है। ठीक है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, उनको लागू करवाने के लिए मूल अधिकारों को तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लागू करवा सकता है, यानी कि न्यायालय लागू करवा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट है,
इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। यानी कि देखिए, न्यायालय द्वारा भले ही इसको इन्फोर्स यानी कि लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन जो इसके नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत हैं वो देश को चलाने में यानी कि संविधान को चलाने में काफ़ी मूलभूत भूमिका निभाते हैं। काफ़ी एकदम जो है मतलब अच्छी स्थिति कह सकते हैं, मतलब कि चूंकि इनके बिना संविधान का या देश की जो व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये फंडामेंटल है, मूलभूत सिद्धांत है संविधान के। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अगर इन सिद्धांतों को लागू करना है तो राज्य को क्या करना होगा, कानून बनाए और तब जाकर के इनको वह लागू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि लोगों के कल्याण के लिए जो राज्य के निवासी हैं, लोग हैं, नागरिक हैं, लोग हैं, उनके कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों का कल्याण हो। ऐसा डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और ये परीक्षा में यहाँ से सवाल कई बार पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है आपका आर्टिकल 39। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण एवं स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से आजीविका उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद 39 में बेसिकली समानता की बात की गई है, चाहे वो समान कार्य के लिए समान वेतन हो, स्त्री पुरुष के लिए आजीविका उपलब्ध कराने के संसाधन हो, या फिर जो भौतिक संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। मतलब कि किसी को सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और किसी को बहुत कम मिल रही हैं, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A या 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 39 का में ये जोड़ा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि न्याय सभी के लिए, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो ऊंचा मतलब किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए मतलब यहाँ पर न्याय में कोई दुर्व्यवहार या मतलब पार्शियलिटी या ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि चाहे वो जैसे कोई वकील उपलब्ध कराए या फिर जो सरकारी वकील होते हैं वो उपलब्ध करवाएं, तो राज्य का ये दायित्व होगा कि वो लोगों को या जो जिसको भी आवश्यकता है उसको वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। बहुत ही अति इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद आर्टिकल 40 है और ये पीसीएस और मतलब समझो कि पेट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 40 में। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का उपबंध करेगा। यानी कि लोगों को मतलब कुछ ऐसी दशाएं हैं जहां पर काम दिलवाना, शिक्षा लोगों को उपलब्ध करवाना और लोक सहायता जो भी है तो इन सबको उपलब्ध करवाएगा, जहां पर लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध मतलब आसानी से सुलभ रूप से अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो ये राज्य का दायित्व होगा कि वो लोगों को काम है, शिक्षा है, सहायता है, ये सब उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं, यानी कि ऐसा हो मतलब कि आप मजदूरी तो करवा रहे हो, काम तो दे रहे हो, लेकिन मतलब कि डाले मतलब इंसान को बैल की तरह लगाए एकदम से, जैसे कोल्हू का बैल लगा दिया गया। मतलब कोई मतलब कुछ न्याय नहीं, मतलब 12 घंटे 14 घंटे काम किए जा रहा है। मानवोचित दशा यानी कि मनुष्य तो उसको उस तरीके से मतलब वो थक भी जाएगा, उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो मतलब ऐसा नहीं मतलब कि बैल है तो मतलब बैल को खाना दे दिया तो ठीक है, पानी दे दिया नहीं तो लगा पड़ा है। ठीक है, तो ऐसी दशाएं बिल्कुल नहीं। जो इंसान के लिए जो मानवोचित दशाएं हैं, मानव के लिए उचित दशाएं हैं, उन दशाओं का मतलब ये उनको लागू करेगा और ऐसी दशाएं उपलब्ध कराएगा जिसमें कि व्यक्ति आराम से काम कर सके। और साथ ही प्रसूति सहायता, यानी कि अगर कोई महिला है और स्त्री है तो उसके लिए अगर ये समस्या है प्रसूति सहायता, और उसका छोटा बच्चा है या मतलब वो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए मतलब जो भी उचित दशाएं हैं वो सब उपलब्ध करवाएगा। और ये सब काम किसका होगा, राज्य का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 42, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार
राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। यानी जो भी राज्य के कर्मचारी या कर्मकार हैं, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी पेशे से संबंधित हों, चाहे वो कुछ बुनकर हों, चाहे वो मतलब हथकरघा वाले हो, मतलब किसी प्रकार का कोई मजदूर हो, कुछ भी हो, तो उनको जो भी उचित मजदूरी है उस मजदूरी का प्रावधान करेगा जो भी उचित होगी। और कुटीर उद्योग के संवर्धन, यानी छोटे छोटे उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो लोग घरों में चलाते हैं या दो चार लोग मिलकर के चलाते हैं, तो उनका मतलब बढ़ाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए प्रयास करेगा कि लोग उद्योग से जुड़ें और मतलब आत्मनिर्भर हो सकें, स्वयं मतलब अपने आप कमाएं और मतलब किसी को और रोजगार दें, और मतलब किसी की मजदूरी ना करें या मतलब किसी के यहाँ काम ना करें, मतलब खुद से अपना छोटा मोटा उद्योग लगा करके और कमाई का जरिया उत्पन्न करें। अनुच्छेद 43A के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अब जो उद्योग हैं तो उनको प्रबंधन में, अब जो जैसे मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो कर्मकार, जो नॉर्मल कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी भागीदारी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब कि प्रबंधन में, उनके मैनेजिंग में यानी मैनेजमेंट में भी कर्मकारों की भूमिका होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं मतलब कि कुछ अगर नियम कानून बना रहा, मतलब जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, टीम है, तो अगर वो कोई नियम बना रही है, कोई या कानून बना रही है, या मतलब अपने मतलब कोई बायलॉज बना रहे हैं, मतलब उद्योग के लिए या कंपनी के लिए, तो उसमें जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ये नियम अगर बनाया जाए तो क्या ये सबके लिए ठीक रहेगा। ऐसा नहीं मतलब कि आपने नियम बना दिया, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट है, मैनेजर जो बड़े पद पर हैं उनको तो फॉलो करना नहीं है, तो छोटे पद पर रहेंगे जो कर्मचारी रहेंगे, मजदूर वर्ग रहेगा, उनको फॉलो करना होगा। तो मतलब ऐसा ना मतलब कि वो अपने फायदे के लिए और जो कर्मचारी हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनके मतलब नुकसान के लिए ऐसा कोई नियम बना दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब नियम बनाया, कुछ भी बनाया जाए, कुछ भी ऐसा हो, तो उसमें कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के लिए राज्यों को निर्देशित करता है, यानी जो यूनिवर्सल सिविल कोड है उसके लिए ये राज्य मतलब जो है सभी के लिए उसको लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आपने देखा था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए तो मतलब जो मूल अधिकार ही है, मूल अधिकार में उसको शामिल कर दिया गया कि वो मूल अधिकार है, मतलब कि माता पिता का दायित्व होगा कि उनको शिक्षा दिलाएं, ठीक। लेकिन जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो इनको जो क्या होगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उन बालकों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है, उनकी बाल्यावस्था है, उनका मतलब कैसे पालन पोषण होगा, ये सारी चीज़ें, उनकी देख रेख कैसी होगी, उनके शिक्षा का प्रबंध कैसे होगा, ये सब राज्य का दायित्व है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इन सारी चीज़ों का प्रावधान राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने के तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। तो इसमें लोगों का जो जीवन स्तर है वो ठीक ठाक ढंग से होना चाहिए। पोषाहार मतलब उचित पोषित भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर भी। लोक स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, मतलब कि कोई मतलब बुखार से पीड़ित है फिर भी वो मजदूरी किया जा रहा है, या मतलब उसको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, जाँच नहीं करा पा रहा है, डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को मतलब उसका जो जीवन स्तर है तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो राज्य उनका निवारण करेगा, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। यहाँ राज्य से मतलब देश से ध्यान रखिएगा, ठीक। राज्य का मतलब राज्य नहीं मतलब देश से मतलब है यहाँ पर। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं के वध के प्रतिषेध का प्रयास करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध, ये प्रश्न बनता है कि दुधारू पशुओं के वध का निषेध या प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है, वो आपका 48 है। और राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा, यानी जो अभी हमारी कृषि व्यवस्था चल रही है, जैसे कृषि हो रही है, जो फसलों का उत्पादन हो रहा है और जो पशुपालन लोग कर रहे हैं, तो इनमें मतलब नई नई तकनीकों का जो भी वर्तमान में टेक्नोलॉजी चल रही है और वैज्ञानिक ढंग से करने का मतलब राज्य लोगों की हेल्प करेगा कि पशुपालन को इस तरीके से किया जाए या कृषि को थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए, ताकि कम जो है लागत में अधिकतम
प्रोडक्शन किया जा सके, अधिकतम उत्पादन किया जा सके, ताकि किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सके। तो ये सब राज्य का काम होगा कि किस तरीके से करवाना है। अनुच्छेद 48A यानी 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी जो हमारे वन से संबंधित जीव जंतु हैं, ठीक है, या पशु हैं, जो भी हैं, तो उनका मतलब लोग अवैध रूप से शिकार ना करें, उनको मारे ना, तो इसके लिए राज्य का ये दायित्व बनेगा कि उनकी सुरक्षा करें, और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण करना भी राज्य का ही दायित्व होगा। यहाँ पर अनुच्छेद 48A के अनुसार। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, कुछ स्थान हैं या वस्तुएं हैं, तो उन राज्य की जिम्मेदारी है कि उनको वो संरक्षण प्रदान करे, उनकी साफ सफाई करवाए, उनकी अगर टूट फूट हो जाती तो मरम्मत करवाएगा। यानी कि उनका जो भी संरक्षण, उनकी देखभाल है, जो भी देख रेख है, वो राज्य के अंतर्गत ही आती है, राज्य ही उनको करवाएगा, या मतलब निर्देश देगा, जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उनसे वो करवाएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में जो भी राज्य की लोक सेवाएं हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, तो उसमें न्यायपालिका की सेवाएं अलग होंगी, और जो भी कार्यपालिका संबंधित हैं तो उनको वो अलग अलग इनकी सेवाएं मतलब होनी चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कि एक दूसरे मर्ज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चूंकि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब काम करवाती है और लोगों को गाइड करती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जबकि न्यायपालिका जुडिशरी मतलब न्याय देने का काम करती है। दोनों चीज़ अलग अलग है, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करेगा राज्य जब भी लोक सेवा की बात आएगी। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य का, देश का ये भी दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा है कि नहीं है, और शांति व्यवस्था बनी हुई कि नहीं हुई, देश के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर शांति होनी चाहिए और सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। जो हमारे सैनिक बल है या जो भी हमारी बॉर्डर लगी हुई है अन्य देशों से जहाँ पर खतरा है, तो उनकी सुरक्षा और शांति के लिए भी राज्य काफ़ी काम करेगा और उसमें अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, यानी शांति बनाई रखी जा सके। नीति निर्देशक तत्वों की प्रविष्टि सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये मतलब मूलभूत उद्देश्य कह सकते हैं कि डीपीएसपी का मतलब इनकी जो क्यों रखे गए हैं, तो ये मूलतः मतलब पॉजिटिवली इनको लिया गया है, और जो देश में जो भी सामाजिक आर्थिक चीज़ें हैं ना, तो उनको समान रूप से लागू करवाना, जिससे कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का डीपीएससी वाला चैप्टर, जो आपने देखा, पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर आपकी हुई होंगी, और साथ में रिवीजन तो पूरे टॉपिक की हो ही गई है। इसी तरीके से हम लोग हर विषयों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान और ये सब इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इस तरह चलता रहेगा। साथ ही जीएस की सीरीज भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है, हिंदी की भी, यूपी स्पेशल की भी, तो सारी सीरीज आपको जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलिए फिर मिलता अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।